हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 18 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है कि आप बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाए हैं। आज का पहला प्रश्न है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6, 1/6 भाग विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? जब बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व जो राशि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे लेखानुदान के नाम से जानते हैं। लेखानुदान। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो ये वाला, तो इसको फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिए। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए एक अधिकृत है? जो अंतरराज्यीय परिषद को गठन कर सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके पास यह अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास अधिकतर अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल मुद्रा पर मुख्यमंत्रियों की एक डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया था, वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान के पर प्रधानमंत्रियों की एक समिति का गठन हुआ था। तो कौन उसके अध्यक्ष थे? उसका राइट आंसर होगा एन चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसके अधिकार प्राप्त हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है किसका? भारतीय संविधान से। किससे अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान से अधिकार प्राप्त है कि केंद्र अपना काम क्या क्या करेगा और राज्य अपना काम क्या क्या करेगा। केंद्र की अलग सूची है, राज्य की अलग सूची है, समवर्ती सूची अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे? आपसे प्रश्न है कि अध्यक्ष कौन थे प्रशासनिक सुधार आयोग के? तो मोरारजी देसाई। जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में क्या बात थी कि पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति आई थी प्रशासनिक सुधार आयोग थे से, जिसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्र सरकार राज्यों को गैर योजनागत अनुदान दे सकती है वित्त आयोग की अनुशंसा पर। अगर वित्त आयोग कह दे रहा है तो केंद्र राज्यों को पैसा दे सकती है, अनुदान दे सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अधिकतर प्रश्नों का उत्तर राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्य की बात है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है? आचार संहिता लगेगी कब लगेगी, कब समाप्त होगी, कब वोटिंग होगी, कितनी वोटिंग होगी, पोलिंग बूथ कहाँ बनेगा, इसका सब का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यह सब कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण है? क्षेत्रीय परिषद का लक्षण क्या होगा? तो अब इसमें ऑप्शन होना चाहिए था कि कौन सा लक्षण होगा। तो क्षेत्रीय परिषद मैं आपको बता दूं, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। उसमें लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक लक्षण है कि वह एक संविधान से अलग है, गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? कौन से संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
कि अगर कोई भी समझौता स्वेच्छा से किया जाए तो वह स्वेच्छा से समाप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा यह कौन से संबंध में कहा गया था? तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव था। राष्ट्रमंडल मतलब अलग अलग देशों से जो समझौता किया गया था तो स्वेच्छा से किया जाए। अगर स्वेच्छा से किया जाएगा कोई समझौता तो वह समझौता स्वेच्छा से समाप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर था भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों का संदर्भ में क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी? तो इसका राइट आंसर तो होगा 243। 243 में यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए पंचायती राज में अलग से सीटें दी जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है? कुछ समितियां बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, तो आपको कालानुक्रम बताना है। अगर इसमें ऑप्शन होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे कुछ याद है, मैं आपको बता देता हूं। B.R. मेहता समिति जब बनी थी, कब बनी थी? 1957 में। फिर इसके बाद कौन सी समिति बनी थी? 1977 में। कौन सी बनी थी? अशोक मेहता समिति, आपको याद रखना है। अगला अगला कौन सा है? एक सिंधवी समिति बनी थी पंचायती राज के लिए 1986 में। 3 समितियां लगातार बनाई गई। किससे? पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम कुछ इस तरह से है, काल के अनुसार क्रम में है। 1957 में क्या बनाई गई? B.R. मेहता समिति। 1977 में क्या बनाया गया? अशोक मेहता समिति। और 1986 में बनाया गया राव समिति। राव समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालानुक्रम कुछ इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, क्या है? वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिनके बीच मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठन नहीं किया जा सकता? संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो बताना है कि 73वें संविधान संशोधन में क्या लिखा है? जब तक 20 लाख की जनसंख्या नहीं होगी तब तक मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1975 में। 1975 में 38वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण, आप कह सकते हैं पुनर्निरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया। यह कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसी बस को यह अधिकार है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्री की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया गया। मतलब लोकसभा में कुल सदस्य अगर 100 होंगे तो उसके 15% ही सदस्य जो होंगे वह मंत्री बन सकते हैं। 100 में से 15 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो यह कौन से संविधान संशोधन में यह चर्चा हुई थी? यह चर्चा 91वां संविधान संशोधन में हुई थी। आपको बताना है कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? क्या धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी 42वें संविधान संशोधन की बात है? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया जाए। हालांकि 42वें संविधान संशोधन को मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय था, किस संशोधन पर वह समवर्ती सूची पर हस्तांतरित हो गया? मतलब पहले वह राज्य सूची का विषय था, अब उसमें केंद्र भी, अब उसमें राज्यों का मतलब क्या बोलते
मतलब राज्य तो उसमें अधिकार प्राप्त देता ही है, मतलब केंद्र के पास भी यह अधिकार है कि शिक्षा के विषय में कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में गया, यह कौन से संविधान संशोधन में हुआ? इसका भी राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन ही होगा। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, अंतः स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों को संवैधानिक प्रावधान है। कहाँ यह दिया गया है कि मूल कर्तव्य 11 हैं? यह भाग किसकी बात है? भाग 4 के खंड का की बात है। भाग 4 में यह लिखा गया है कि भारत के व्यक्तियों के लिए कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श दे सकता है, कौन दे सकता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है। कैसा परामर्श दे सकता है? वह कानूनी परामर्श हो सकता है। सार्वजनिक महत्व के लिए जो कानूनी परामर्श हो सकता है, तथ्यात्मक परामर्श हो सकता है, और तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। कौन? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब आपको मैंने कई बार बताया है कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पूछ सकता है उच्चतम न्यायालय से, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में आया और वह विधान परिषद का सृजन किया। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले में से क्या कारण है? किस कारण से 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो भारतीयों में शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान इसमें किया गया था 1813 में। अगला प्रश्न है, राज्य निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद जो 44 का संबंध है वह किस विषय में है? अनुच्छेद 44 का जो संबंध है वह समान नागरिकता संहिता के बारे में बात है। समान नागरिकता संहिता इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निकल कर आते हैं, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। नवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय कौन कौन से हैं? वह है कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि आप कितने प्रश्नों का सही तरह से जवाब दे पा रहे थे।